ऑलराइट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग इसके रिएक्शंस मेनली देखेंगे। तो क्या देखेंगे? मेटल्स के रिएक्शंस विद व्हाट? ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड अदर मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे ये रिएक्ट करता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग देखेंगे, लेकिन सब एक्सपेरिमेंट से पहले सेफ्टी जरूरी है, तो इसीलिए ये सेफ्टी ग्लासेस। अब ये सेफ्टी ग्लासेस पहनने के बाद हम लोग कॉपर को स्पिरिट लैंप पे बर्न करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? तो जैसे ही हम कॉपर को स्पिरिट लैंप पे बर्न करते हैं, हमको उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग दिखाई देता है। तो ये ब्लैक कलर का कोटिंग क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड है। तो ये रिएक्शन क्या होगा? अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? ये Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमने देखा, अगर मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो मेटल ऑक्साइड्स हमने ऑब्टेन किया है डिफरेंट मेटल्स के, इनके क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। वाटर बनने का मतलब क्या है? वाटर बनने का मतलब है एक न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है। तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड ने एसिड को न्यूट्रलाइज किया है। तो मेटल ऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टी हुआ? वो बेसिक प्रॉपर्टी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कि ये कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक कलर का, और सपोज मान लो इसके अंदर HCl है। HCl वैसे ब्लू कलर का होता नहीं है, होता तो वो कलरलेस है, लेकिन हमने फॉर सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई किया है। तो अगर कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बनेगा, तो कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट हो गया, और क्या बनेगा? और वाटर बनेगा H2O। तो ये हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसने एसिड को क्या किया है? न्यूट्रलाइज किया है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो एसिड को और बेस को दोनों को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उसका दोनों ही प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है? उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो उसको उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ये बैलेंस हो गया है? कॉपर ऑक्साइड CuO CuCl2, नो दिस इज नॉट बैलेंस्ड। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दो है, इधर मैं अगर दो लगा दूं, अब क्लोरीन दो हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया, ऑक्सीजन एक है, कॉपर एक है, ठीक है। नाउ इट इज बैलेंस। अगर मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाऊं Al2O3 plus HCl, now what is going to happen? Again aluminium chloride will be formed and H2O will be formed. इसके अंदर भी एल्यूमिनियम जो है क्या बन रहा है? बेसिक नेचर दिखा रहा है अपना, क्योंकि वो HCl को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब इसको अगर हम करेंगे तो कैसे होगा? So now in this reaction we see that aluminum oxide also neutralizes HCl. अब हम देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो, जैसा कि मैंने बताया, जो एसिड्स और बेसिस दोनों को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसके अंदर एक है जिंक और दूसरा है एल्यूमिनियम। तो अब देखते हैं अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये एक बेस है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक सोडियम एल्यूमिनेट करके कंपाउंड बनाएगा प्लस H2O। तो इसके अंदर तो ये बेस को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये तो इसके अंदर ये बेस को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया एसिडिक। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है, तो इसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। ऑलराइट, आगे चलते हैं।
मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए हम लोग उसका रेसिड्यू देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा NaOH, एल्कली बनाएगा। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये भी वाटर में डिसॉल्व होता है। तो इसीलिए हम लोगों को वाटर में कोई रेसिड्यू नहीं दिखेगा। तो इतने जो हमने रिएक्शंस करे हैं ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के, इससे हम लोगों को क्या पता लगा? तो जो सोडियम और पोटेशियम मेटल है ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए इसको केरोसिन के अंडर सबमर्ज्ड करके रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए और अपने आप से आग ना पकड़ लें। जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है ये स्लाइटली लेस रिएक्टिव हैं। ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं जो इनको फर्दर डिग्रेडेशन से रोकते हैं। आयरन क्या है? वो ऑक्सीजन में बर्न नहीं करता है, लेकिन आयरन के फाइन पार्टिकल्स लेकर अगर उसे हम लोग स्प्रिंकल कर दे बर्नर के ऊपर तो वो बर्न करता है। कॉपर रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो एक ब्लैक कलर का कोटिंग जरूर बनाता है क्योंकि वो सरफेस पे उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल भी बर्न नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड्स बनेंगे, तो क्या रिएक्शन होगा? इसको देख लेते हैं। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इसके अंदर जैसा कि हम देख पा रहे हैं डायग्राम में, मेटल जो है अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है इस फ्लास्क में से, वो क्या होगा? उसको हम एक पाइप के थ्रू वाटर के अंदर से पास करेंगे और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में से। तो जो ये वाटर इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में पहले था उसका लेवल धीरे धीरे कम होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आ रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन के बाद, और वो वाटर को डिस्प्लेस करता रहेगा। तो जो गैस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शंस में कौन कौन से मेटल के साथ ये ऑक्साइड बनेगा और कौन कौन से मेटल में ये हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको भी अगर हम देखें, जो सोडियम और पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। वो क्या होते हैं? बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और एक्सप्लोड करते हैं। तो वो क्यों एक्सप्लोड करेंगे? क्योंकि एक तो ये रिएक्शन जो है ये काफी एक्सोथर्मिक है, मतलब इसके अंदर हीट इवॉल्व होती है और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है वो उस हीट से आग पकड़ लेता है और उससे एक्सप्लोशन होता है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस रिएक्शन, हम लोगों को काफी सेफ्टी बरतना चाहिए इसको करने से पहले। उसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम जो मेटल है, कैल्शियम लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। फिर अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या होता है? वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसके लिए हमको हॉट वाटर यूज करना पड़ता है। अब इन दो केसेस में कैल्शियम में और मैग्नीशियम में क्या होता है? जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है वो क्या होता है? मेटल सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है और वो उसको पानी में फ्लोट करा देता है। तो एक डायग्राम से इसको समझते हैं। सपोज ये जो बीकर है इसके अंदर क्या है? मेटल है और मेटल वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। रिएक्ट होने से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है वो मेटल के सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है और उसको पूरे को लाइट बना देता है और उसको फ्लोट करा देता है वाटर के ऊपर। ये सिर्फ इस दो केसेस में होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम में। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो मेटल्स है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये क्या करते हैं? ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये रिएक्ट करते ही नहीं है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है सोडियम और वाटर। Na plus H2O will form Na
OH। तो ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएं वाटर के साथ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अगर हम जिंक को रिएक्ट कराएं वाटर के साथ तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराऊं वाटर के साथ तो क्या बनेगा? Al2O3 and H2 gas will be evolved। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। और ऐसे ही अगर आयरन को रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा? ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो दोनों ही केस में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब आगे हम देखेंगे मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या होगा? काफी सारे बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के। लेकिन एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो थोड़ा कम बबल्स निकलेंगे। जिंक जब रिएक्ट करेगा तो उससे भी कम बबल्स निकलेंगे। इससे हमें यह पता लगता है कि मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिवली रिएक्ट कर रहा है और आयरन इतना एक्टिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है। मेटल अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं होगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो जो भी हाइड्रोजन इवॉल्व होगा उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कैल्शियम और HNO3 तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो जो एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो इन सब रिएक्शन से हम लोगों को क्या पता लगा? इससे हम लोगों को यह पता लगा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स कोल्ड टेम्परेचर में भी रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स को रिएक्ट कराने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है और कुछ मेटल्स किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ब्लू कलर का। इसके अंदर अगर हम एक आयरन नेल को रख दें तो क्या होगा? कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देगा और ये आयरन सल्फेट बन जाएगा जो कि लाइट ग्रीन कलर का है। और कॉपर कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा? आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे कि हमको नेल में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो गया है। तो इसी तरह के रिएक्शंस को परफॉर्म करके रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है जिसके अंदर सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो ऊपर है और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो नीचे है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का मैंने एक बहुत अच्छा तरीका पहले बताया था, उसी से इसको याद रखना है। वो क्या है? क ना का मग अल जन फे पब हाइड्रोजन CuHgAgAu। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आप अपना भी कोई तरीका निकाल सकते हो जिससे भी आपको याद करना इजी हो जाए। ऑलराइट।